वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। बाबू, पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट मसल, यानी मसल का बेसिक डिटेल हम लोग पढ़ रहे थे। और टाइप ऑफ मसल पे जैसा कि हमने बात किया था, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। आज थोड़ा बहुत हम लोग मसल्स का जनरल नॉलेज लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग ब्लड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मसल? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मसल? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? लार्जेस्ट मसल बटक मसल होता है। लार्जेस्ट मसल कौन सा मसल होता है? बटक मसल। याद रखिए, बटक मसल का दूसरा नाम होता है बाबू ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस हम लोग बोलते हैं किसे? तो बटक मसल को ग्लूटियस मैक्सिमस। याद रखिए। ठीक इसी ढंग से आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट मसल कौन होता है भाई हमारे बॉडी का? लॉन्गेस्ट मसल कौन होता है हमारे बॉडी का? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? लॉन्गेस्ट मसल हमारे बॉडी का जांघ में होता है। टेलरिंग में उसका ज़्यादा यूज किया जाता है। इस कारण से उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेलर मसल। टेलर मसल। लेकिन टेलर मसल का एक और नाम जो स्टैंडर्ड नाम है, क्या बोलते हैं? सार्टोरियस। तो सार्टोरियस मसल या टेलर मसल थाई में होता है और लॉन्गेस्ट मसल होता है। कैसा मसल होता है मेरे दोस्त? लॉन्गेस्ट मसल। क्लियर? समझ रहे? ओके बाबू। देखिए, स्मॉलेस्ट मसल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई स्मॉलेस्ट मसल कौन सा होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा स्मॉलेस्ट मसल हमारे बॉडी में मिडिल ईयर में होता है। कहाँ होता है दोस्त? मिडिल ईयर में। याद रखिए सब लोग, मिडिल ईयर। आपको मालूम है ना, कान का 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल ईयर, इसके अलावा मिडिल ईयर और लास्ट कौन सा होता है? इंटरनल ईयर। तो ये जो हमारा मिडिल ईयर दिखाई दे रहा है ना बाबू, उसी मिडिल ईयर में आपका बोन होता है। कौन सा बोन? मैलियस, इसके अलावा इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मिस है ना, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। याद रखिएगा, स्टेप्स मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, मिडिल ईयर में है। ठीक उसी प्रकार स्टेप से ही मिलता जुलता वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेपेडियस। स्टेपेडियस। स्टेपेडियस क्या होगा? तो स्टेपेडियस हमारे बॉडी का सबसे छोटा मसल होगा। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक, स्टेपेडियस कहाँ पे है? तो मिडिल ईयर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेरे को बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए जॉ मसल। आपके माउथ में जॉ है ना, अपर जॉ, लोअर जॉ, मैक्सिला बोन का, मैंडिबल बोन का बना हुआ, उसमें मसल्स होते हैं। आपके जबड़ा में मसल्स होते हैं। कितना भी आप भूजा चबा लीजिए, कितना भी आप खाना खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका वो मसल क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बॉक्सर मसल का। बॉक्सर मसल कहाँ पे होता है? तो बॉक्सर मसल जो पाया जाता है बाबू, वो कहाँ पे होता है? तो आपके स्कैपुला। बोलिए सर, स्कैपुला क्या होता है? तो देखिए, कंधा का हड्डी है क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक, तो मान लीजिए जिम वाले जो लोग होंगे, जो बच्चे कर रहे होंगे, या जो भी लोग जिम के बारे में समझ रहे हैं अच्छी ढंग से, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये आपका ह्यूमन बॉडी का है, जस्ट एजम्पशन। ठीक, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी इसका हाथ है। तो यहाँ पे बैक साइड में जो बोन होता है, जो ट्राइएंगुलर बोन होता है, फ्लैट बोन होता है, ठीक है, तो इस बोन को हम लोग बोलते हैं क्या? स्कैपुला। कंधा की हड्डी है, स्कैपुला कंधा की हड्डी है। और ये आपका हाथ है, ये क्या है? आर्म। तो ये जो कंधा का हड्डी है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका मसल होता है। ठीक है, यहाँ पे स्कैपुला से लगा हुआ मसल होता है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। कुछ इसमें भी पैक टाइप का बनने लगता है। पैक मतलब वही 6 पैक या 3 पैक आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मसल है बॉक्सिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जब आप जिम में जाते होंगे तो वहाँ पे बॉक्सिंग करते होंगे, तो उसमें ये आपका मसल स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो बॉक्सर मसल को हम लोग बोलते हैं सिरेटस इंटीरियर। क्या बोलते हैं बॉक्सर मसल को? सिरेटस इंटीरियर। याद रखिएगा, सिरेटस इंटीरियर इज आल्सो नोन एज बॉक्सर मसल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्डियोलॉजी। बायोलॉजी का अगला ब्रांच है कार्डियोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्डियोलॉजी। व्हाट इज मीन ऑफ कार्डियक?
कार्डियक का क्या अर्थ होता है? तो कार्डियक टर्म रिप्रेजेंट स्पेशली हार्ट, किसके लिए? हार्ट के लिए। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी एंड ए स्पेशलाइज्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति हृदय के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बहुत अधिक जानकार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए समझ गए बच्चे लोग, सब लोग। चलिए अब देखिए कार्डियक मसल, मैं आपसे पूछता हूँ कि कार्डियक मसल क्या? मैंने चर्चा किया था कि कार्डियक मसल वैसा मसल है जो हमारे हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में कौन सा मसल होता है? कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है? कार्डियक वर्ड का मतलब होता है हार्ट, याद रखिए, ठीक है। कार्डियक मसल में मैंने बताया था ना इंटरकलेटेड डिस्क होता है, जो कार्डियक मसल का यूनिक फीचर होता है। कार्डियक मसल में ही मैंने बताया था कि उसमें स्ट्रिएशंस होते हैं। कार्डियक मसल्स आपका इनवॉल्यूंट्री होता है, कार्डियक मसल कभी थकता नहीं है कि नहीं? चलिए भाई, ओके, आगे बढ़े। चलिए वर्टिब्रेट्स क्या है? वर्टिब्रेट्स क्या है भाई? वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको बताया था फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, बताया था ना, ये सब क्या है? वर्टिब्रेट्स है। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में क्या पाया जाता है? तो वर्टिब्रल कॉलम क्या पाया जाता है? रीढ़ का हड्डी, बैकबोन पाया जाता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होता है उनमें नंबर ऑफ चेंबर ऑफ हार्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वर्टिब्रेट्स में नंबर ऑफ चेंबर ऑफ हार्ट अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश में कितने चेंबर होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2 चेंबर। कौन सा? ऑरिकिल और वेंट्रिकिल। ऑरिकिल को हिंदी में बोलते हैं आलिंद और वेंट्रिकिल को हिंदी में बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं बाबू? निलय। याद हो गया। फिश के हार्ट में 2 चेंबर है, कंप्लीट 2 चेंबर है, याद रखिएगा। फिश के हार्ट में कंप्लीट क्या है? 2 चेंबर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। अगर हम आपसे पूछते लंग फिश और एम्फीबिया बताए थे। लंग फिश किसका कनेक्टिंग लिंक होता है? तो फिश और एम्फीबिया का। लंग फिश में आपका मछली का कैरेक्टर और एम्फीबिया दोनों का कैरेक्टर होता है, इसलिए हम उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो लंग फिश जिसे हम लोग डिप्नोई कहते हैं, क्या बोलते हैं? डिप्नोई भी बोलते हैं। डिप्नोई किसे बोलते हैं? तो लंग फिश को। एम्फीबिया समझ रहे हैं, जो फ्रॉग वाला जो कैटेगरी है एम्फीबिया। तो इसमें कितना चेंबर ऑफ हार्ट होता है हार्ट में? बताइए। कंप्लीट 3 चेंबर। कितना? कंप्लीट 3 चेंबर। कैसे देखा? आप देखिए यहाँ पे 2 ऑर्किल है और एक क्या है आपका? वेंट्रिकल। 2 ऑर्किल और एक क्या दिखाई दे रहा है? वेंट्रिकल। समझ में आ गया? आगे बढ़े बच्चे। क्लियर? समझ, इसको आप याद कर लीजिए। रेप्टाइल्स जो सरीसृप होते हैं, जो क्रीपिंग करके चलते हैं, उनमें कितना होता है हार्ट में चेंबर? कितना हार्ट में चेंबर है? तो इनकम्प्लीट 4 चेंबर, नॉट कंप्लीट। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए 1 चेंबर, 2 चेंबर, और यहाँ पे देखिए पूरा नीचे की तरफ नहीं है ना, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये इनकम्प्लीट हुआ। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे बताते हैं आपको, देखिए ये क्या हो गया? कंप्लीट है। 1, 2, 3 और 4। तो एक कंप्लीट जो चेंबर होगा वो किस में होगा? कंप्लीट 4 चेंबर हर्ट। तो बर्ड्स और मैमल्स में होगा। और इवन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, उनमें होना कितना चाहिए था? इनकम्प्लीट 4 चेंबर। लेकिन बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन है भाई, है कि नहीं? चलिए, रेप्टाइल्स कितने चेंबर है? इनकम्प्लीट 4 चेंबर। आप डायग्राम देख रहे हैं। एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का क्रोकोडाइल। कौन है? क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? एक्सेप्शन उसमें है, तो क्या बताइएगा? 4 चेंबर होते हैं। बर्ड्स में 4 चेंबर, और मैमल्स में, हम लोगों में भी कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर हार्ट होता है। यानी 2 ऑर्किल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। दिखाई दे रहा है मैमल्स में 2 ऑर्किल और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक, समझ गए? हार्ट का पूरा आपको समझ में आ ही गया। चलिए भाई, अब हम आगे मूव करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उस ए का क्या मतलब होता है। आपको मालूम है ए का मतलब हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ऑर्किल, और भी का मतलब इंडिकेट कर रहे हैं वेंट्रिकल। भी किसको दर्शा रहे हैं? वेंट्रिकल को। क्लियर बाबू? अब मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ।
अगर पूछा जाए कि भाई कॉकरोच कॉकरोच के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, या अर्थवर्म का जो हार्ट होता है वो कितने पेयर होते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज 13 चेम्बर। कॉकरोच का हार्ट कितने चेम्बर का होता है? 13 चेम्बर का। अगर आप से दूसरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोले तो क्या दीजिएगा, अर्थवर्म हैव 4 पेयर हार्ट। अर्थवर्म हैव 4 पेयर हार्ट, यानी जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म होता है ना, उसमें 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है, 4 पेयर हार्ट पाई जाती है। ठीक, क्लियर। चलिए चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी का, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटो मतलब ब्लड, समझ रहे हैं ना, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? ब्लड क्या है भाई? व्हाट इज ब्लड? अब जवाब क्या दीजिएगा? देखिए, ब्लड हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टर है। ब्लड हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टर है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो भी इसेंशियल जो मटेरियल है उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा करके शरीर से आउट करवाने का काम करता है। ब्लड गैसों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये ब्लड में आपका क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का कैपेबिलिटीज होता है कि नहीं? तो ब्लड को हम कह सकते हैं कि ब्लड घूमने वाला, मोबिलिटी है इसमें, घूमने वाला आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यानी ब्लड को आप क्या डिफाइन करिएगा? तो ब्लड हमारे शरीर का क्या है? तरल पदार्थ है, यानी फ्लूइड या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ब्लड हमारे शरीर के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ रहा होता है कि नहीं? हार्ट ब्लड का स्टोरेज चेम्बर है जहाँ से पंप किया जाता है शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में। हार्ट जब पंप करता है, जब हार्ट में क्या होता है, पंपिंग एक्शन होता है, जिसके कारण हार्ट से जुड़ी हुई जितने भी नस होती है, जितने भी धमनियाँ होती है, सभी ब्लड को क्या करती है? कैरी करने का काम करती है। एक आर्टरी शरीर हार्ट से शरीर की तरफ ब्लड को ले जाती है, उसे दूसरी तरफ जो वेन होता है, नस होता है, शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हृदय में ला करके पहुंचा देता है। और यह ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जब हमारे बॉडी में होता है तो ड्यूरिंग दिस साइकिल क्या होता है? तो सेवरल इसेंशियल जो वस्तु हैं उनका सेल्स के बीच में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। और अनावश्यक चीज़ क्या हो जाते हैं? वह ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जहाँ से वह फिर फिल्टर कर दिए जाते हैं और बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड याद रखिएगा। ब्लड के लिए एक वर्ड है क्या? हिमेटो मतलब ब्लड होता है। समझ रहे हैं ना? ब्लड के बारे में पूरा फुल डिटेल हम आपको आगे चर्चा करेंगे भी। ठीक है, ब्लड क्या होते हैं, ब्लड में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका फुल डिटेल। लेकिन यहाँ मैं बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको रिड्यूस करके ही बताऊँगा। ओके, चलिए बाबू, ब्लड को आप निकालते हैं तो ब्लड में क्या रहता है? पानी। क्या रहता है दोस्त? पानी रहता है। ब्लड में रहता है कि नहीं? पानी कितना परसेंट? 55% पानी रहता है ब्लड में। कितना परसेंट पानी रहता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? 55%। तो ब्लड के पानी वाले भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड के पानी वाले भाग क्या कहलाएंगे? प्लाज्मा। ठीक है, 55%। ठीक, समझ में आ रहा है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोल देंगे। और इसके अलावा ब्लड में प्लाज्मा ही नहीं बल्कि ब्लड में आपका ठोस आइटम भी होता है। ठोस आइटम मतलब क्या है सर? ब्लड सेल होता है। ब्लड सेल किसे बोलते हैं? आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। भाई आरबीसी का नाम सुने ना, दूसरा नाम क्या होता है आरबीसी का? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। पढ़े हैं कि नहीं? तो ब्लड में 2 कंपोनेंट है मेजर, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या? ब्लड सेल। ब्लड सेल को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? फॉर्म्ड एलिमेंट। और ब्लड करपस्कल या सॉलिड पार्ट कितना परसेंट होता है मेरे दोस्त? जब वो 55% है, ये कितना परसेंट पार्ट बनाएगा ब्लड का? तो 45%। ओके, तो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड में 45% होता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड का जो
प्लाज्मा है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है? ब्लड का जो पानी वाला भाग है, ब्लड का जो पानी वाला भाग है, खून क्या है? पानी है ना। आप उस खून में क्या देखते हैं? पानी देखते हैं, तो उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, उसमें सॉलिड चीज़ भी होता है, तो पहले हम प्लाज्मा का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉलिड पार्ट का बात करेंगे। ब्लड में वाटर मोस्ट एबंडेंट होता है, प्लाज्मा 92%। ठीक है, इवन वाटर ही नहीं बाबू, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। याद रखिए, प्लाज्मा प्रोटीन अलग अलग टाइप का होता है। पहला प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन है मेरे दोस्त? एल्बुमिन। याद रखिए, एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ठीक है, ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? खून के गाढ़ापन को, पतलापन को कौन मेंटेन करके रखता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन। याद रखिए, अगर एल्बुमिन प्रोटीन अगर कमता है आपके ब्लड में, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण वाटर क्या होंगे? तो ब्लड वेसल्स से लीक करने लगेंगे। वाटर क्या होंगे? जो ब्लड वेसल्स है ना, इससे लीक करके कहाँ पे आ जाएंगे? तो सराउंडिंग में नीचे की तरफ आ जाएंगे। किसके पास? तो टिश्यू के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? टिश्यू के पास वो पहुँच जाएंगे। और टिश्यू के पास जब पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा यहाँ से छन करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिम्फ बोलेंगे, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? लिम्फ। जब ब्लड वेसल से छन के आ गया, तो इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? लिम्फ। ठीक है, इससे हम लोग बोलेंगे लिम्फ। ठीक है, लिम्फ आ गया, यहाँ पे लिम्फ बन गया, वो प्लाज्मा लिम्फ बन गया। अगर पूरा का पूरा छनते ही जाए, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पार्टिकुलर पार्ट में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगा। अरे भाई, वो पार्टिकुलर ऑर्गन जो है ना, वो सूज जाएगा ना, उसमें सूज, ठीक है, उसमें आपको सूजन देखने को मिलेगी उस ऑर्गन में। जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओइडीमा। क्या बोलते हैं? ओइडीमा। तो याद रखिए, एल्बुमिन प्रोटीन का अगर डिफिशियंसी होता है तो बॉडी ऑर्गन्स में ओइडीमा अर्थात सूजन होने की संभावना रहती है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन वाटर को होल्ड करके रखता है, नहीं तुमको जाने नहीं देंगे कहाँ पे? लिम्फ बनाने के लिए। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड को एकोमुलेट करके रखता है। ओके, कोई बात नहीं, सब फुल डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। सेकंड प्रोटीन है हमारा ग्लोबुलिन। देखो बच्चे गौर करिए, यहाँ पे हम ग्लोबिन नहीं बोल रहे हैं, ग्लोबिन नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन का पार्ट है। और ग्लोबिन, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन किसका पार्ट है? तो ब्लड के प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है सर? रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से बाबू। ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। ठीक है, आप एंटीबॉडी का नाम तो सुने होंगे। एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लोबुलिन तो है। गामा ग्लोबुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। गामा ग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। इसमें भी हम आपको बताएंगे अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। इंतजार करिए, ठीक, नाराज मत होइएगा। चलिए, बेसिक है ना, इसीलिए बाबू थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया। नेक्स्ट हमारा है फिब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन? फिब्रिनोजेन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा का सबसे बड़ा प्रोटीन होता है। क्या करता है? ब्लड को जमाता है, खून को क्लोट करने में हेल्प करता है, ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसका छोटा भाई जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या नाम है भाई? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन भी फिब्रिनोजेन के साथ मिल करके क्या करता है? ब्लड को कोगुलेट करता है, खून को जमाने का काम करता है। ऑलराइट, समझ में आ गया बच्चे? चलिए आगे बढ़े भाई। ओके, जब आपकी इजाज़त है तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्लाज्मा आपके पास और क्या है सर? मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स है। जब तुम कमते हो तो इसीलिए तो मुझे पीना पड़ता है क्या? इलेक्ट्रोल पाउडर। क्या रहता है उसमें? यही सब तो रहता है कंपोनेंट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, यही सब रहता है ना। बहुत बढ़िया। ब्लड में गैसेस होते हैं, कौन सा गैसेस? ऑक्सीजन, CO2, N2, ये सब गैसेस पाए जाते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। ब्लड में शुगर होता है, जब खाना खाते हैं तो आपके बॉडी का ग्लूकोज कहाँ रहता है? प्लाज्मा में, ब्लड में रहता है ना, घुला हुआ, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। अरे केवल ग्लूकोज ही नहीं रहता है और सारा न्यूट्रिएंट रहता है, देखिए ना, एमिनो एसिड रहता है,
फैटी एसिड रहता है, विटामिन रहता है, ग्लिसरॉल रहता है, फैट, ये सब कहाँ रहते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। और एक सबसे खास चीज़ जिसे मैं आपको डील करूँगा, जिसका नाम क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है, यानी रक्त को जमने से रोकता है। शरीर में नेचुरली ब्लड नहीं जमता है। क्यों भाई, आप कभी एजम्पशन किए हैं क्या कि जब आपके बॉडी में ब्लड होता है तो जमता नहीं है? क्यों? जम जाना चाहिए था। इसीलिए नहीं जमता है सर, क्योंकि हमारे ब्लड में एक आपका प्रोटीनस केमिकल होता है, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। ठीक, क्लियर। इसी ढंग से एक और केमिकल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हीरोडीन। इसे तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया भी गया है, हीरोडीन बनाया जा रहा है इसको। हीरोडीन क्या है? हीरोडीन भी आपका क्या है? तो रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? तो एंटी कोगुलेंट की तरह करते हैं, रक्त को जमने से रोकने के लिए करते हैं। अरे भाई, खून न जम ना जाए कहीं, आर्टिफिशियली बॉडी में कहीं चोट फोट हो गया तो। ठीक है, तो एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? हिपैरिन कहाँ रहता है? हिपैरिन कहाँ रहता है? तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में। हीरोडीन, हीरोडीन जो है कहाँ पे पाया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका जो लीच होता है, लीच जोक, उसके सलाइवा में हीरोडीन नाम का केमिकल होता है। इसीलिए जोक के अगर माउथ पार्ट को काट के अगर घाव पे, कटा हुआ पार्ट पे लगाया जाए तो एज ए लोशन वो क्या करेगा? ब्लड को जमने से रोकने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम क्या होता है? तो आपका बताए थे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखने वाला आपका केमिकल होता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी समझ ही रहे हैं। एंटीबॉडी नहीं समझ रहे तो वेट करिए, हम बता रहे हैं। एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ क्या है? एक संरचना है, वाई जैसा संरचना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एंटीबॉडी को? एंटीबॉडी को हम लोग बोलते हैं एंटीजन सेंसिटिव प्रोटीनस पार्टिकल। ठीक है, यह एंटीजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु जो भी आपके बॉडी में एंट्री करते हैं, उसको देख करके एकदम धरफड़ी में खड़ा होते हैं, बोलते हैं कहाँ है तुम, अभी तुरंत शूट कर देंगे, वरना निकल जाओ। ठीक है, निकलने तो देगा नहीं, उसको मार देगा। ठीक है, कौन? एंटीबॉडी। आपको मालूम है यूरिया, यूरिया में क्या बनता है? यूरिया में क्या आपको मालूम है? यूरिया, यूरिया कहाँ बनता है बाबू? तो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। लीवर में कैसे बनता है? मैंने आपको स्टेप बताया था। जब आपके लीवर में डिमिनेशन होता है तो रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप होता है, और वो एमिनो ग्रुप और अमोनिया कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनाता है क्या है? यूरिया। याद है ना? यूरिया हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस बेस्ड है, नाइट्रोजनी कचरा है, इसे बॉडी में फिल्टर कर किया जाता है। किसके साथ? तो नेफ्रॉन के द्वारा। किडनी में जो नेफ्रॉन है दोस्त, उसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन के माध्यम से आपके बॉडी में यूरिन के माध्यम से बाहर हो जाता है। ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड ये सब आपके बॉडी का नाइट्रोजनस बेस्ड है, जिसे निकालना अत्यंत आवश्यक है। पूरा का पूरा नहीं निकाल सकते भाई, ब्लड में यूरिया का लेवल होता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्रिटिकल जो लेवल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चीज़? तो फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स या ब्लड कर्पस्कल या सॉलिड पार्ट। बाबू, जो आपके ब्लड होते हैं ना, उनमें 3 सॉलिड चीज़ होता है। कौन सा? कौन सा? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? इरिथ्रो मतलब लाल, ल्यूको मतलब उजला, पढ़ाए थे आपको। और ब्लड प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। याद है ना भाई, पढ़े है ना? कौन सी बीमारी में थ्रोम्बोसाइट घट जाता है? प्लेटलेट्स में ना, थ्रोम्बोसाइट। समझ गए माय डियर स्टूडेंट? ओके, चलिए। इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, WBC। ल्यूकोसाइट को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं अमीबोसाइट। क्यों? WBC तुम्हारा नाम अमीबोसाइट क्यों है? इसीलिए है सर, क्योंकि मेरा शेप फिक्स नहीं है। जिस प्रकार अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है ना, उसी ढंग से मेरा भी शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ब्लड प्लेटलेट्स आपको मालूम ही है।
आइए अब हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा खानदान है, इसको याद तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी सबसे पहले अपना परिचय दो, हो कौन? डियर सर, आई एम ए सोल्जर ऑफ बॉडी, मैं शरीर का सोल्जर हूँ, सैनिक हूँ। आई एम पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, मैं शरीर का पुलिस मैन हूँ। समझ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी का ये रिस्पॉन्स है। वाह डब्ल्यूबीसी, तब तो तुम्हारे पे ही तो चल रहा है शरीर। जिस प्रकार से हमारा कंट्री डिफेंस सिस्टम पे चल रहा है, अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो क्या होगा? पूरा का पूरा अदर कंट्री का जो पीपल है, जो आतंकवादी है, एंट्री कर जाएगा। तो उसी ढंग से डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में जो फॉरेन एजेंट जा रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं, एलर्जी जा रहे हैं, एलर्जेंस जा रहे हैं, एंटीजन जा रहे हैं, तो भाई उससे बचावा कर रहा है आपका डब्ल्यूबीसी। खा जा रहा है, मार गिरा दे रहा है ना, आपको शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? इसीलिए तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है वो, है कि नहीं? कौन? डब्ल्यूबीसी, जिसे क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट। अकेला नहीं काम करता है डब्ल्यूबीसी, अपना बहुत बड़ा वंशज को रखता है, बहुत बड़ा एक पेडिग्री इसका है। क्या वंशावली है डब्ल्यूबीसी? हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव? सर बेसिकली आई हैव 2 चिल्ड्रेन, ग्रेनुलोसाइट्स एंड क्या, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स, तुम्हारा भी कोई बच्चा उच्चा है क्या? हाँ सर, मुझे भी है, मैं नपुंसक नहीं हूँ। कौन सा है? बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। वाह, बेसोफिल्स दूसरा, एसिडोफिल्स तीसरा, कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। याद हो गया कि नहीं भाई? बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम लोग कलर करते हैं डाई से, स्टेन किया जाता है, इसलिए उस केमिकल का नाम पहले सुन लीजिए। उस केमिकल का नाम होता है इयोसिन। क्या नाम होता है दोस्त? इयोसिन होता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इयोसिनोफिल्स। किसे? तो एसिडोफिल्स का एक और नाम क्या होता है? इयोसिनोफिल्स। क्लियर है? आइए अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के दूसरे पुत्र पे चलते हैं। उनका नाम क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है? सबसे पहले हम बताते हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है क्या है। तो देखिए, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी को ग्रेनुल्स के आधार पे, ग्रेनुल्स समझते हैं ना, छोटे छोटे दाना चाय पत्ती जैसा होता है ना भाई, पेट सफा का ग्रेनुल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे पेट सफा का ग्रेनुल्स भी होता है और पाउडर भी आता है, ठीक है? मैंने देखा है मेडिकल शॉप पे, ठीक है? तो आप देखते हैं उसमें चाय पत्ती जैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? दानेदार स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, तो जिसमें ग्रेनुल्स रहेगा, जिस डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुल्स रहेगा, दाना दाना रहेगा, उसे बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट्स। और जिसमें ये दानेदार स्ट्रक्चर नहीं रहेगा मेरे बच्चे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स का 2 बेटे हैं, कौन सा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का कितने टाइप है? 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद रखिए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये अपना परिवार को ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। लगता है कि नसबंदी नहीं कराया था। कैसे भाई? इस बात को कैसे हम पुष्टि कर सकते हैं? कर सकते हैं, मेरे पास एविडेंस है। इनका वंशज दिख रहा है आगे हमें। क्या दिख रहा है भाई? इनका प्रोजेनी देखिए ना, टी लिम्फोसाइट और कौन सा? बी लिम्फोसाइट। किनके बेटे हैं? लिम्फोसाइट के। लिम्फोसाइट का कितना टाइप हुआ? 2। मोनोसाइट को अभी उधर जाने दीजिए, साइड में जाने दीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं किसका? लिम्फोसाइट का। तो बच्चे, लिम्फोसाइट का 2 टाइप होता है। लिम्फोसाइट का 2 टाइप कौन कौन सा होता है? आप बताइए। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। तुम्हारा भी बाल बच्चा है क्या? मतलब तुम्हारा भी कोई फैमिली है? यस ऑफ कोर्स। कौन सा है? नाम बता दो जरा। मेमोरी सेल, हेल्पर सेल, किलर सेल और सप्रेसिव सेल, ठीक है? 4 सेल होता है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। किसके? तो टी लिम्फोसाइट के 4 पुत्र हैं। कौन से? मेमोरी सेल, हेल्पर T4 सेल, किलर T8 सेल और इम्यूनोसप्रेसिव T8 सेल, ठीक है? इतना याद हो गया? कोई दिक्कत?
कोई डाउट आपको है तो पूछ लीजिए भाई, बता दीजिए। नहीं है ना, आगे बढ़े। ठीक, चलिए बी लिम्फोसाइट की हम बात करने वाले हैं। बी लिम्फोसाइट आपका टाइप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितने टाइप होते हैं? सर मेरा भी ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही हैं। कौन सा? प्लाज्मा सेल और दूसरा मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल अब समझ में आया, तुम ही एंटीबॉडी बनाते हो सेल ब्लड में। ब्लड में एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है? प्लाज्मा सेल का। याद रखिए, प्लाज्मा सेल किसका टाइप है? तो प्लाज्मा सेल किसका टाइप है? मोनोसाइट का भाई। देखिए ना, सॉरी मोनोसाइट बोल रहे हैं, बी लिम्फोसाइट का ना। प्लाज्मा सेल किसका टाइप है? तो बी लिम्फोसाइट का टाइप है ना। प्लाज्मा सेल और कौन? मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टर सेल। कौन सा सेल? इफेक्टर सेल। प्लाज्मा सेल क्या बनाता है? एंटीबॉडी, बंदूक बनाता है। बंदूक, हमारे शरीर में बंदूक बनता है भाई। बंदूक नहीं, आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। जिस प्रकार बंदूक क्या करता है? शूट कर देता है ना, उसी प्रकार ये आपका एंटीबॉडी किसको शूट करता है? तो एंटीजन को शूट कर देता है। क्लियर? और आप एकदम क्या रहते हैं? सेफ जोन में रहते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आया। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मैच्योर आरबीसी होता है, कुछ खास जानकारी ले लीजिए। ठीक है, जो मैच्योर आरबीसी होता है ना दोस्त, उसमें न्यूक्लियस, देखिए ये मैच्योर आरबीसी है, उसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब यही आरबीसी बच्चा रहेगा, इमैच्योर स्टेट में रहेगा, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल्स ऑर्गेनेल रहेंगे। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये परिपक्व हो जाएगा, तो आरबीसी के अंदर ना न्यूक्लियस होगा, ना सेल ऑर्गेनेल, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या? हाँ भाई, आप सही रास्ते पे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर देगा। सही है ना? ठीक, चलिए क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आपको आया? ठीक, समझ। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पार्ट में आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ। आरबीसी have nucleus and other cell organelles, hence other cell organelles of cells along with the hemoglobin। जब आरबीसी क्या होता है? इमैच्योर होता है। आरबीसी कैसा होता है? इमैच्योर होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसमें न्यूक्लियस क्या होगा? मौजूद होगा, पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आरबीसी क्या हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे, तो उस स्थिति में न्यूक्लियस लापता हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मैच्योर आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, मैमल्स को छोड़ करके, मैमल्स को छोड़ दीजिए पहले, ठीक है, जैसे एम्फीबिया वगैरह की बात कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा? एम्फीबिया में क्या होगा? उसके आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, हैव न्यूक्लियस। याद रखिए, एम्फीबियंस वगैरह में, मैमल्स को छोड़ दीजिए। लेकिन मैमल्स की अगर बात करिएगा तो मैंने क्या बताया आपको? इमैच्योर में न्यूक्लियस रहेगा, मैच्योर होने पे न्यूक्लियस गायब हो जाएगा। ठीक, क्लियर भाई? समझ गए ना? चलिए ध्यान दीजिए, आरबीसी ऑफ मैमल्स इमैच्योर स्टेट में क्या होता है? हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। आरबीसी में इमैच्योर स्टेट में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ होगा। लेकिन जब वही आरबीसी बाबू मैच्योर हो जाएगा ना, तो न्यूक्लियस गायब, डिजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ऐसे आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीन्यूक्लिएटेड आरबीसी या इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। डीन्यूक्लिएटेड में से डी हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? इन्यूक्लिएटेड आरबीसी हो जाएगा कि नहीं? समझ गए? तो जो आरबीसी मैच्योर होगा मेरे दोस्त, उसमें न्यूक्लियस
नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा। ठीक, तो आप लाइन को भी देख लीजिए, नो एनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मैच्योर आरबीसी। ओके, क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ आरबीसी। किसका? शेप ऑफ, ठीक है, आरबीसी का शेप कैसा होगा? तो मैमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा और बाइकनकेव होगा। क्या याद रखिएगा? सर्कुलर होगा और कैसा होगा? बाइकनकेव होगा। ठीक है, सर्कुलर और बाइकनकेव। किसमें? तो एक मैच्योर आरबीसी को आप देखेंगे, एक मैच्योर आरबीसी को आप देखेंगे तो उसका शेप कैसे होंगे मेरे बच्चे? तो सर्कुलर होगा और बाइकनकेव होगा। देखिए बाइकनकेव है, बाइकनकेव होने का फ़ायदा है और न्यूक्लियस नहीं होने का भी फ़ायदा है। अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन इसके अंदर में एडजस्ट हो पाएगा, आ पाएगा। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के लिए जो सरफेस एरिया है ज़्यादा देगा। ठीक है, ताकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो पाए। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा एरिया उसमें देगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, जो आरबीसी है उनका सिर्फ बाइकनकेव होता है, ठीक, वो सभी में होता है, सभी मैमल्स में होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, एक्सेप्शन है, बहुत जगह एक्सेप्शन है। किसमें? कैमल, लामा और डोरमेंट्री। क्या? कैमल, लामा और डोरमेंट्री। डोरमेंट्री क्या है? तो या कैमल बोलिए या लामा बोलिए या डोरमेंट्री बोलिए, तीनों जो हमारा है कैमेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऊँट वाला जो फैमिली है ना उससे बिलोंग करते हैं। लामा बहुत ही सुंदर कैमल टाइप का आपको दिखाई देगा, आप इमेज देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत होता है। और उनका हेयर का तो कहना ही क्या, इनका हेयर जो होता है क्या होता है, काफ़ी ऊनी होता है और घना हेयर होता है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव हेयर होता है किसका? तो लामा का। और लामा का जो आरबीसी होगा, लामा का जो आरबीसी होगा, कैमल का जो आरबीसी होगा वो बाई कन्वेक्स होगा, बाई कन्वेक्स होगा, याद रखिएगा। इवन मैच्योर आरबीसी ओव्यूल होगा। क्या होगा? ओव्यूल। यहाँ पे क्या था? सर्कुलर। अरे भाई सर्कुलर था, सभी मैमल्स में सर्कुलर होते हैं, भाई कनकेव होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कैमल, कैमल भी तो मैमल्स है, लामा भी तो मैमल्स है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? तो इनका मैच्योर आरबीसी में ओवल शेप दिखाई देता है और इनमें बाइकन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस। याद रखिएगा, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, एक्सेप्शन है, मैमल्स है तो नहीं होना चाहिए था न्यूक्लियस इसमें मैच्योर स्टेट में, लेकिन यहाँ पे है। अब हम आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो हम फिर आपसे आगे इस बात पे चर्चा करेंगे। ब्लड का पूरा फुल डिटेल आप पढ़ेंगे चैप्टर में। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी अगर हम आपसे पूछें कि आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन ह्यूमन में कितना होता है, तो 120 डेज, फ्रॉग में 100 डेज, मेढक में आरबीसी 100 दिन तक ही जिंदा रहता है। आरबीसी जब तुम्हारा लाइफ 120 डेज पूरा होता है तो आपका डेथ कहाँ पे होता है? तो बस पेट के पास सर एक समुंदर होता है जहाँ पे मैं जाके कूद जाता हूँ। क्या नाम है समुंदर का? उस समुंदर का नाम स्प्लीन है। स्प्लीन, क्या नाम है? स्प्लीन, प्लीहा। जब आरबीसी का उत्पत्ति होता है कहाँ पे? बोन मैरो में। मैच्योर स्टेट में आरबीसी कहाँ बनता है? मैच्योर एज में बोन मैरो में, हड्डी के अंदर बनता है। रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है। आरबीसी डिवाइड नहीं करता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आरबीसी आज 5 है तो कल होकर के 10 डिवाइड करके बना देगा, नो, ऐसा नहीं होता है। आरबीसी सीधे ओरिजिनेट होते हैं कहाँ? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और 120 दिन का आयु पूरा करने के बाद आपका स्प्लीन में जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाता है, लीवर में जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए स्प्लीन और लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन आपको और भी कुछ कहा जाता है, हाँ आप याद करिए, मुझे तो याद है, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि स्प्लीन को हम बोलते हैं ब्लड बैंक। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट लिम्फोइडल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट लिम्फोइडल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड नहीं, लार्जेस्ट लिम्फोइडल ऑर्गन कौन सा होता है? तो स्प्लीन होता है। लिम्फोइडल ऑर्गन जहाँ पे डब्ल्यूबीसी बनते हैं उसे लिम्फोइडल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है,
चलिए आपको समझ में आ गया। आरबीसी बनते कहाँ पे हैं? तो आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में, एडल्ट स्टेज में। अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो बनता है यॉर्क सैक में। कहाँ पे बनता है? यॉर्क सैक। बोलिए सर यॉर्क सैक क्या होता है? देखिए भाई, ये आपका फीटस एम्ब्रायो है, फीटस है। इस एम्ब्रायो के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। अभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यॉर्क सैक। ये यॉर्क सैक जो होता है प्राइमरी साइट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, यानी फीटल स्टेज के दौरान यॉर्क सैक में, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना फीटल स्टेज में, तो यॉर्क सैक में ही आरबीसी बनता है। देन आफ्टर लीवर और स्प्लीन में बनता है। याद रखिए, जब हम बड़े हो जाएंगे 3 4 5 साल से ऊपर में आ जाएंगे तो कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। बोन मैरो दो टाइप का होता है, वो येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो में आपका फैट रिलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है, और जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पे आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक, क्लियर? समझ गए बाबू? समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए, आइए कहानी पे आइए। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। देखिए, कहीं भी पोइसिस लग जाए उसका मतलब होता है बनना। जीनेसिस का भी मतलब होता है बनना। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? किसका बनना? ब्लड का बनना। देखिए, टोटल ब्लड के बनने के लिए हमें वर्ड यूज कौन सा करेंगे? हीमोपोइसिस। अगर आरबीसी बन रहा है ना दोस्त, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो किसको बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को ही तो बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी बनता कहाँ है? आइए हम उसे देखते हैं, आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी आपका बनता है कहाँ पे? तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद आफ्टर बर्थ। तो जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब होता है जब माँ के गर्भ में यूटेरस में बच्चा होता है। इंट्रा मतलब अंदर, ठीक, या देखिए ना बिफोर बर्थ, आप यहाँ गौर करिए, लिख भी दिए हम क्या, बिफोर बर्थ। उसमें कहाँ पे बनता है? तो फर्स्ट आरबीसी का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? यॉर्क सैक में। कहाँ पे? फर्स्ट आरबीसी कहाँ पे बनता है? यॉर्क सैक में। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा दोस्त, कहाँ पे होगा? लीवर में और स्प्लीन में। ठीक है जी, समझ में आ गया? लीवर और स्प्लीन क्या है? तो आरबीसी का प्रोडक्शन का स्थल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो जन्म के बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, जब 3 4 साल के आप होते हैं तो आपका बोन जैसे जैसे डेवलप होता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन आपका रेड बोन मैरो में होना चालू हो जाता है। रेड बोन मैरो क्या होता है? तो आपको मालूम है कि बोन में जो लॉन्ग बोन होता है, जो लंबा बोन होता है, उस लॉन्ग बोन में आपका क्या पाया जाता है? तो बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, बोन मैरो होता है। हार्वर्सन कैनाल भी लॉन्ग बोन में होते हैं। यहाँ पर जो बोन मैरो होगा सैफ्ट, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सैफ्ट, SAFT सैफ्ट। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पॉन्जी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी पार्ट। मुलायम होता है ना चिकन वाला, हड्डी आप चबा के देखिए ना तो कड़ाक से टूट जाता है कि नहीं? तो स्पॉन्जी पार्ट में आपका एक बोन मैरो होगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्जी पार्ट में जो बोन मैरो होगा इससे हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो, RBM। और आपका सैफ्ट में बोन का जो लंबा वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेटाफाइसिस कहते हैं। इसे हम लोग मेटाफाइसिस कहते हैं। इसमें हमारा जो बोन मैरो होता है वह YBM होता है। YBM कहने का मतलब येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में फैट का सिंथेसिस होता है। रेड बोन मैरो में ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर से सुनिए, बोन मैरो दो प्रकार का, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ब्लड सेल बनता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स बनता है। येलो बोन मैरो में सिंथेसिस होता है फैट का। फैट में से एसोसिएटेड पार्ट होते हैं कौन? येलो बोन मैरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लीन, ब्लड बैंक, कम हियर। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्यों? इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी। अच्छा, आरबीसी को स्टोर करता है, आरबीसी को खा भी जाता है। सर बच्चे को बता दीजिए कि मैं वैसा आरबीसी को नहीं खाता हूँ जो अभी अभी बना है, मैं बूढ़ा आरबीसी को खाता हूँ। निकल जाता हूँ साफ उसको देखते ही।
120 दिन के बाद खाते हैं उसको। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी तुम हो? हाँ बिल्कुल, कब्रिस्तान है यहाँ, आरबीसी आकर के सुसाइड कर लेता है, कब्रिस्तान है ही है। स्प्लीन इज लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। स्प्लीन एक वैसा सेंटर है जहाँ पे ओल्ड पुराना और डेड मरा हुआ आरबीसी आकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। कैसा आरबीसी? तो ओल्ड और डेड आरबीसी। कैसा आरबीसी? ओल्ड और डेड आरबीसी। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? समझ में आ गया ना सब चीज़? बहुत ईजी है ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलो, आरबीसी ओल्ड और डेड, आरबीसी क्या होंगे? ओल्ड और डेड हो जाएंगे तो कहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे स्प्लीन के अलावा? और लीवर में। मैंने बताया था ना, कहाँ पे? लीवर में। क्यों? लीवर में क्या ऐसा होता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है? खाने का काम करता है ना? वहाँ पे एक छुछुंदर बैठा हुआ, छुछुंदर नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा खाने वाला आदमी है, दरिद्र दरिद्र टाइप का आदमी है, कफर सेल है उसका नाम। क्या? कफर सेल। आप मेरे लिए सर ऐसा वर्ड ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। हाँ भाई, कफर सेल तुम्हारा होना वही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं आप? सर हम ब्लड में होते हैं। आपको मालूम है ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण होता है भाई, कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है सर, क्लोरोफिल के कारण नहीं। अच्छा, मैं समझा। हीमोग्लोबिन प्रोवाइड द कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ब्लड ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है ब्लड में। आपका ब्लड ग्रुप आप पढ़ेंगे आगे कि ब्लड में क्या होता है, सेवरल काइंड्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप ए होते हैं, ब्लड ग्रुप बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ होते हैं। होते हैं कि नहीं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप? सब आप पढ़ेंगे। ओ ब्लड ग्रुप के बारे में तो और ही एक आकर्षक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले ही बताना चाहते हैं। मच्छर ओ ब्लड ग्रुप का खून चूसना पसंद करते हैं, बच के, है ना? मच्छर ओ ग्रुप का खून चूसना पसंद करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून ज़्यादा पसंद है। इस वजह से वो इन लोगों को सबसे पहले अपना टारगेट बनाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है भाई? ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, वह रेस्पेक्टिवली अदर ब्लड ग्रुप से ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि मच्छर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ओ ब्लड ग्रुप वाले के प्रति आकर्षित होते हैं। है ना काम का चीज़? इसीलिए ध्यान रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप के हैं तो थोड़ा सा मच्छर से बच के। ठीक, समझ रहे हैं? क्या करें सर, आप तो ऐसा बात बता दी ना, लग रहा है कि दिन में भी मच्छरदानी बांध करके पूरे बॉडी में पैर में घूमना पड़ेगा। भाई हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मच्छरदानी वगैरह मत बांध लीजिएगा। थोड़ा सा क्या करिए, मच्छर को पनपने से रोकिए, वाटर लॉजिंग को रोकिए, डीडीटी का इस्तेमाल करिए, बीएससी पाउडर का इस्तेमाल करिए। जहाँ पे पानी लगा हुआ है वहाँ पे केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, है कि नहीं? ऐसा उसका सॉल्यूशन है तो नहीं कि आप मच्छरदानी में बांध करके दिन भर घूम रहे हैं पैर में लिपटा करके, मॉस्किटो नेट, वो नहीं करना है आपको। ठीक, आगे बढ़े। हाँ भाई, तो हम चर्चा कर रहे थे क्या, हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम लोग एचबी बोलेंगे। जब भी कभी लिखेंगे ना बाबू एचबी तो समझ लीजिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है सर? हीमोग्लोबिन क्या है आप बच्चों को बता दीजिए। बाबू अब सुनो, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट? इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है ना भाई, तुम्हारे फेफड़ा से टिश्यू तक, तुम्हारे टिश्यू से फेफड़ा तक ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन
कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी ऑफ ब्लड में। ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर में भर भर के क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ना, हीमोग्लोबिन पूरा एकदम कोच के भरा हुआ है इसमें। क्यों? हाँ, इसीलिए भरा हुआ है ना क्योंकि इसमें एक तो पहला चीज़ की सर्कुलर बाइकॉनकेव है, दूसरा चीज़ की न्यूक्लियस नहीं है, पूरा का पूरा एरिना इसी को मिल गया, भर गया। ठीक, भर गया तो बेनिफिट है, ऑक्सीजन ढो खूब, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कंडक्ट कैरी करो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए, आरबीसी जो होता है उस पर हीमोग्लोबिन होता है, ये बात सच है, लेकिन सभी में ये नियम लागू होगा? नहीं, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एनिलीडा। एनिलीडा में आरबीसी होता नहीं है। आरबीसी क्या होता है? अब्सेंट होता है। आरबीसी एनिलीडा में क्या है? अब्सेंट होता है। और जिसकी वजह से इस एनिलीडा, एनिलीडा किसको बोलते हैं? किस एनिलीडा के मेंबर है ना, बॉस मेंबर, कौन है उसका नाम? अर्थवर्म मेन है, अर्थवर्म केचुआ। ठीक है, तो अर्थवर्म में क्या होगा? आरबीसी नहीं होगा, जिसमें ब्लड का जो प्लाज्मा होगा, ब्लड का जो प्लाज्मा होगा उसमें हीमोग्लोबिन घुल मिल करके रहेगा। हीमोग्लोबिन रिमेन्स फ्री, यानी डिजोल्व इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ द एनिलीड्स। और अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन घुला हुआ होगा। समझ गए? चलिए, अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं क्या, देखिएगा, गौर से समझिए। इच हीमोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। इच मतलब एक, हीमोग्लोबिन ए का मतलब एडल्ट, मतलब हम लोग सियाना लोग जो भी है ना, एडल्ट जो एडल्ट पर्सन है उनमें एक हीमोग्लोबिन, देखिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यहाँ निकाल लीजिए, निकाल लिए, मान लीजिए कि ए है छोटा सा। ठीक, इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या है भाई? क्या है? तो 4 हीम है। 4 क्या है? हीम। हीम मतलब होता है आयरन। कितना हीम है? 4 है। 4 हीम है। ओके, बहुत बढ़िया भाई। ठीक, और क्या है? 4 हीम तो हो गया, और क्या है? तो 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन है। वाह, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। मतलब इच एडल्ट का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या है? क्या है बताइए? 4 हीम है और 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं एक हीम का। ये बताया था ना, हीम 4 हीम था ना, उसमें से इच हीम, हीम, हीम मतलब आयरन, तो इच हीम में क्या होगा? एक फेरस होगा। बोलिए, एक क्या होगा? फेरस, आयरन। फेरस किसे बोल रहे हैं भाई? Fe++ को ना, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? आयरन। आयरन का कौन सा स्टेट? फेरस वाला, Fe++ वाला, ना कि Fe+++ वाला। फेरिक नहीं होता है, 3 प्लस नहीं होता है, 2 प्लस होता है। 3 प्लस आपका मेथ हीमोग्लोबिन में बनता है, घटिया वाला में। चलिए समझिए, तो इच हीमोग्लोबिन, सॉरी, इच हीम में क्या है? तो एक Fe++ है और एक क्या है? पोरफायरिन रिंग है। एक क्या है? पोरफायरिन रिंग है। समझ रहे हैं? समझिए, एक हीम में, तो हीम कितने होते हैं? 4। हीम कितने होते हैं भाई? हीम के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4। तो कितना हीम हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? और कितना उसमें आपका बनेगा? पोरफायरिन रिंग, समझ रहे हैं? तो एक पोरफायरिन रिंग होता है ईच में, तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो इससे उसे हम लोग बोलते हैं टेट्रापाइरोल रिंग। टेट्रापाइरोल रिंग क्या होता है कि 4 रिंग कंपाउंड होता है, 4 रिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, तो 4 मेंबर्ड जो हमारा होता है, 4 पाइरोल रिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाइरोल रिंग। ऐसे समझिए, इस रिंग को क्या बोलते हैं? पाइरोल रिंग। कितना होता है? पाइरोल रिंग 4 होता है। तो 4 पाइरोल रिंग के मिलने से क्या बनता है? टेट्रापाइरोल। और टेट्रापाइरोल 4 मिला हुआ है ना, तो इसको हम लोग कौन कौन सा रिंग बोलेंगे? तो पोरफायरिन रिंग बोलेंगे। इसको मिला के क्या बोलेंगे? पोरफायरिन रिंग। यानी 1 पोरफायरिन रिंग में कितने पाइरोल होते हैं? तो 4 होते हैं, अर्थात टेट्रापाइरोल होते हैं। ठीक, समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको बता देंगे। देखिए, 4 हीमोग्लोबिन चैन होता है, 4
ग्लोबिन चैन होता है, सॉरी कौन सा चैन होता है, ग्लोबिन चैन। ग्लोबिन क्या है, देखिए ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन नहीं है। ग्लोबुलिन क्या था, प्लाज्मा में था, जो किस में हेल्प कर रहा था, डिफेंस मैकेनिज्म में। यहाँ पे क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन का चैन है, ठीक है। ये जो फोर ग्लोबिन प्रोटीन का चैन होगा, अरे भाई प्रोटीन समझ रहे हैं ना, किसके मिलने से बने होते हैं, एमिनो एसिड के ना, ये एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड, ढेर सारा एमिनो एसिड को आप क्या कर दिए, सीक्वेंस वाइज सजा दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अरे भाई पॉलीपेप्टाइड चैन बोलते हैं, इसी को तो हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन क्या है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड इजक्वल क्या, प्रोटीन। जब बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में बंध जाएगा, गुथा जाएगा, तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो इसमें क्या होगा, दो प्रकार का चैन सजेगा, एक सजेगा अल्फा चैन, एक सजेगा क्या, बीटा चैन। एक अल्फा चैन, एक बीटा चैन। अब अल्फा कितना होगा, दो, बीटा कितना होगा, दो। समझ रहे हैं, यानी फोर ग्लोबुलिन है ना भाई, तो फोर ग्लोबुलिन में क्या होगा, दो अल्फा चैन, दो बीटा चैन। क्लियर, बोलिए, दो अल्फा चैन, दो बीटा चैन। आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन जो एडल्ट है उसमें हीमोग्लोबिन का क्या आपका, चलिए, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में आपको पूछा जाए कि उसमें ग्लोबिन प्रोटीन का चैन कितना होता है, तो क्या बताइएगा, कैसा होता है, तो बताइएगा टू अल्फ़ा और टू बीटा, टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, बता दीजिएगा, है ना। टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, टू अल्फ़ा प्लस टू गामा भी होता है जो बच्चा में होता है, लेकिन मुझे पढ़ना है टू अल्फ़ा और टू बीटा, किसमें, हीमोग्लोबिन में। आपका ग्लोबिन चैन होता है टू अल्फ़ा टू बीटा, एडल्ट में, किसमें, तो एडल्ट वाले में, याद रखिए एडल्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर आप तो अभी बता रहे थे कि अल्फ़ा चैन बीटा चैन एमिनो एसिड का के सीक्वेंस से बनता है, हाँ भाई मैं अभी भी तो बोल रहा हूँ, तो कितना एमिनो एसिड से सजा हुआ होगा वो, कितना एमिनो एसिड का सजा हुआ होगा अल्फ़ा चैन, उसमें होगा 141 एमिनो एसिड, और बीटा चैन में होगा कितना, तो 146 एमिनो एसिड, 146, और फर्स्ट में क्या होगा 141, याद रखिएगा, ठीक है। तो ईच है, प्रत्येक अल्फ़ा में 141 एमिनो एसिड होगा, प्रत्येक बीटा चैन में 146 एमिनो एसिड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम आपको चैप्टर में समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे माथापच्ची नहीं करना है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो आप देख रहे हैं क्या, आयरन है दो, Fe प्लस हीम को देखिए तीन, ठीक है, चार, समझ में आ रहा है, क्लियर। प्रोफाइल रिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पाइरोल रिंग दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, अल्फा ग्लोबिन, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीटा ग्लोबिन, ठीक है। अल्फा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन सब आपका हीमोग्लोबिन में ही है, ठीक है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन का चेन है, समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस अरेंजमेंट को हम आपको चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। निराश मत होइएगा, अभी कोई फ़ायदा नहीं इसको, इस पे ज़्यादा समय देने से। आइए, वन हीम कैन बाइंड विथ वन ऑक्सीजन, याद रखिएगा, वन जो हीम होता है, वन हीम, एक एक हीम, वन एफ ही, ठीक है, कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, एक ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, एक ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, ठीक। एक हीम मैं बोल रहा हूँ बाबू, देखो एक हीम बोल रहा हूँ मैं, हीमोग्लोबिन नहीं बोल रहा हूँ, हेंस वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन में कितना हीम होता है, चार। अरे भाई अभी पढ़ा ना ऊपर में, एक हीम में भाई कितना तुमको समझा है, इच हीम में कितना होता है, सॉरी इच हीमोग्लोबिन में कितना हीम होता है, फोर हीम होता है ना, बोलिए। तब समझदार होकर के भी आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। देखिए, तो वन हीम है, वन हीम कैन बाइंड कितना, एक मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो एक हीमोग्लोबिन,
एक हीमोग्लोबिन में 4 हीमो होते हैं, तो कितना बाइंड कर सकता है? 1 to 4। समझ में आ गया? चलिए, अरे भाई समझ गए ना। अब हम आपको बताते हैं क्या, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। आपको मालूम है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। कहाँ पे बाइंड करता है? देखिए आपका फेफड़ा है, फेफड़ा में क्या पहुँचता है? लंग्स में आता है क्या? ऑक्सीजन आता है ना। लंग्स में क्या आता है? O2 आता है। जब आप सांस लेते हैं O2 आता है, और लंग्स के आसपास में घूमता रहता है कौन सा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा होता है? ब्लड। ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। इस ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन अपना 4 चक्का लेकर के खड़ा है। किसके लिए? आपके लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, आओ जल्दी बैठ जाओ इस चक्के पे। इस चक्के पे नहीं बैठो, इस कार पे बैठ जाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ? तो सेल के पास। सेल के पास आ गया, यहाँ सेल है, सेल के पास आ गया। हीमोग्लोबिन बोलता है उतर जाओ यहाँ से, चले जाओ सेल में, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया वेट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को उतार देगा। फिर हीमोग्लोबिन वहाँ से लौट करके फिर फेफड़ा में आ जाएगा, लंग्स के पास आ जाएगा, फिर O2 कैरी करेगा। तो उधर से जो हीमोग्लोबिन आएगा, उधर से जो हीमोग्लोबिन आएगा, थोड़ा बहुत CO2 को लेकर के आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि O2 किसके सर पे चढ़ गया है? O2 किसके बॉडी पे चढ़ गई है? हीमोग्लोबिन के बॉडी पे ना, कि हीमोग्लोबिन के गाड़ी पे चढ़ गई है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Hb प्लस में क्या? O2। तो HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb के सर पे लोड हो गई हीमोग्लोबिन, सॉरी, Hb के सर पे लोड हो गई ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कैसा स्टेप है? ऑक्सीडेशन है। आप सोच रहे हैं जहाँ भी O2 से कंबाइंड किया ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। रिडक्शन है, दोनों है, या नन ऑफ दीज है? आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। याद रखिए, जब जब O2 ऑक्सीजन जिससे हम लोग बोल रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, तो उससे हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि ऑक्सीजिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, फंसिएगा मत कभी। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, आइए अब आपके बारे में कुछ खास जानकारी दे देते हैं बच्चे को। नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या करता है? Fe++ को रखता है। आपको मालूम है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आयरन का स्टेट होता है Fe++, लेकिन एक घटिया हीमोग्लोबिन ये कैसा होता है सर? जब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या कर जाता है? ऑक्सीडेशन कर लेता है। ऑक्सीडेशन कर लेता है दोस्त, तो क्या बनाता है? मेथ हीमोग्लोबिन। नहीं करना चाहिए था इसको, ऑक्सीडेशन कर लेता है। क्या बनाता है? मेथ हीमोग्लोबिन। और मेथ हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है? आयरन का स्टेट चेंज हो जाता है, Fe+++ हो जाता है। और ये जो मेथ हीमोग्लोबिन है, एक घटिया कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन को ढोने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। कैन नॉट डिलीवर द ऑक्सीजन टू द सेल, यानी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम नहीं करेगा। कौन? मेथ हीमोग्लोबिन। कैसे बना? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीडेशन हो गया तो मेथ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ और Fe+++ स्टेट आ गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है? तो इट कैन नॉट डिलीवर द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कौन सा हीमोग्लोबिन बन चुका है बच्चे? बताइए। तो मेथ हीमोग्लोबिन बन चुका है। कौन सा स्टेट है? Fe+++। ठीक, 3+। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया इतना? क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे बात करते हैं आपसे। देखिए, कॉम्बिनेशन और प्रोडक्ट। आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन प्लस O2 क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जस्ट मैंने आपको बताया था। Hb+CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नो 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 भाई, कार्बोक्सी मत बोलिएगा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। भले ही Hb और O2 को क्या बोल रहे हैं? ऑक्सी, लेकिन Hb+CO2 को कार्बोक्सी नहीं बोलेंगे। ठीक, उसको बोलेंगे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन।
अक्सर बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, क्लियर कर लीजिए यहाँ। ठीक है, Hb+CO2 का कम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो सर कार्बोक्सिल कब बोलेंगे? बोलेंगे ना, ये अपने बेहुदा दोस्त के साथ दोस्ती कर लेगा तो क्या नाम है उसका सर? कार्बन मोनोऑक्साइड तो है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के कार पे चढ़ जाएगी तो बन जाएगा क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आज जब चढ़ जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के कार पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से उतरने का तो बिल्कुल नाम भी नहीं लेगी, उतरेगी भी नहीं, नहीं उतरेंगे भाई। इतना अच्छा कार लेके घुमा रहा है, घुमाओ, पूरी लाइफ भर घुमाओ, पूरे जीवन भर घुमाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड मैं तेरे लिए नहीं बना हूँ, मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना हूँ, तो मुझे चढ़ाया क्यों? तो इसीलिए कि तुम बहुत प्यारी हो, क्यूट लड़की हो। लड़की लड़की नहीं भाई, गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक भाई, समझिए, जस्ट जोकिंग, आपको समझाने के लिए। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है ना दोस्त, तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और एक कैसा कंपाउंड होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है, अलग नहीं होता है। इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन जकड़ करके पकड़ लेता है किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। दोनों तो ही है, ठीक समझ रहे? हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ लिया, CO2 बोल रहा है हम उतरेंगे ही नहीं। ठीक है ना भाई, शादी होती है तो केवल लड़की का शादी थोड़ी ना होती है, लड़का का भी होता है ना, दोनों का शादी होता है। चलो, हीमोग्लोबिन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो क्या बनाया? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड, वेट करिए, पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको, जब क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा रहे होंगे ना तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, एक बात जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी होता है, जो लव होता है, जो उसके प्रति आकर्षण होता है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 200 से 300 गुना ज़्यादा होता है ना काम का चीज़? हाँ भाई, हर बुरा काम आदमी पहले करना पसंद करता है। देखते हैं छोटा बच्चा को मना करिए भाई ये काम मत करो, वो काम करेगा, बच्चे 4 गाली पहले सीख जाएंगे, लेकिन उसको अल्फ़ाबेट दीजिए याद करने के लिए, वो रोने लगेंगे, नखरा करने लगेंगे। वही बात है, बुरा काम आदमी पहले कर लेता है। ठीक है, चलो, आप भी तो मोबाइल दिन भर देख रहे होंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, है ना? लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्या है, आप तो फ्यूचर के डॉक्टर हैं, आपको तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, तो इसीलिए मन से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। देखिए, हीमोग्लोबिन जब कंबाइन किया H+ से बनाया क्या? हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिन हैव मैक्सिमम एफिनिटी, हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने पहले ही समझा दिया, कितना गुना 200 to 300 टाइम्स सर। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। यानी ऑक्सीजन जितना जकड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को नहीं पकड़ेगा, उतना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जकड़ करके पकड़ लेगी किसको? हीमोग्लोबिन को। ये है इसका सच्चा लव, समझ गए? मायोग्लोबिन। आइए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक नहीं, नया एक चीज़ समझिए। मायोग्लोबिन इज ऑल्सो ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स फाइबर। हमारे मसल का रंग लाल होता है, रेड मीट, लाल मीट, क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन क्या करता है? मान लीजिए कि मायोग्लोबिन है और इस मायोग्लोबिन पे सवार हो चुकी है क्या? ऑक्सीजन। और आप जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस समय आपके बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है। तो मायोग्लोबिन अवेलेबल कराता है आपको मसल फाइबर को, बोलता है मसल फाइबर हमको दो ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन मुझे, मान लीजिए कि मसल फाइबर है, तो ये मसल फाइबर इसको बोलता है कि मुझे दे दो, ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि ये जो आदमी है ना खूब एक्सरसाइज कर रहा है, पसीना बहा रहा है,
एनर्जी खपत कर रहा है। ऑक्सीजन दोगे तभी ना हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या होगा, ये ग्लूकोज को हम किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हम उससे एनर्जी दे देंगे उस बंदा को। अगर नहीं दोगे तो हम तो लैक्टिक एसिड बना ही देंगे कल, तो उसको शरीर को हम थकावट में डाल देंगे। ओके, बहुत मसल फाइबर जो ना बहुत आरजू विनती करता है, भाई दे दो ही मायोग्लोबिन, अब मुझे मत सताओ, दे दो भाई। मायोग्लोबिन गुस्सा में बोलता है, मसल फाइबर तुम अपने बॉडी में जो पहले से 4 5 10 जो भी जो ऑक्सीजन रखे हुए हो ना, उसको पहले खपत करो, यूटिलाइज करो, उसके बाद हम तुमको देंगे। घबराओ नहीं, मेरे पास ये हम स्टोर किए हुए हैं ऑक्सीजन को, पूरा कंजप्शन करवाओ, पहले वाला ऑक्सीजन का पूरा यूज करो। समझ रहे हैं कितना अच्छा आदमी है, ऑक्सीजन को छोड़ नहीं रहा है। इसके रिवर्स में देखिए ना हीमोग्लोबिन, लो भाई, जहाँ देखा खीर वहाँ गया फिर, कौन, जहाँ देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन को लात मारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपक गया। मायोग्लोबिन तो कम से कम ऐसा नहीं कर रहा है, मायोग्लोबिन के साथ तो एफिनिटी बहुत ज़्यादा है भाई, है कि नहीं। ये मैं आपको कहानी बोल रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज मत लीजिए। देखिए, मायोग्लोबिन हैव मोर एफिनिटी विथ ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन, लिखा हुआ है ना मटेरियल में, समझ में आया कि नहीं। मायोग्लोबिन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ लगाव ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मायोग्लोबिन कहाँ का पिगमेंट है, कहाँ का पिगमेंट है, तो मसल का। और समझिए मायोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन है जो ओनली वन हीम। देखिए, मायोग्लोबिन में सिंगल हीम होता है, वहाँ पे 4 हीम था, यहाँ पे सिंगल हीम था, हीम है। तो क्या हो रहा है आपको, कैन बाइंड विथ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वहाँ एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 O2 को कैरी कर रहा था, 4 O2 मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा था। यहाँ पे वन मायोग्लोबिन जो होगा, वन जो मायोग्लोबिन में जो, क्योंकि इसमें वन हीम है, तो कितना O2 को कैरी करेगा, सिंगल O2 को कैरी करेगा। क्यों, क्योंकि सिंगल हीम है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए तो ऑक्सीजन को बचा करके रखता है, क्योंकि लाया कम है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन, इसलिए देता ही नहीं है। इतना समझ में आ गया। चलिए भाई, तो बाबू आज हम लोग को बस इतना पे ही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेशन लेंगे कल, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे आगे एंजियोलॉजी का। तो अब तक जो हम लोग सीख चुके हैं वो हम लोग सीखे थे ब्लड और कार्डियोलॉजी, ठीक। तो चलते चलते हम आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी पीपल इस चैनल को देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए, क्योंकि अच्छा चैनल है। इस पे आपका जो वीडियो है वो अपडेटेड आपको मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग सब्सक्राइब किए हुए रहे उनको नोटिफिकेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो को देख पाएँ और लाभान्वित हो पाएँ, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप लोग स्टूडेंट को शेयर करिए, जो स्टूडेंट नीट के हैं, नीट प्रिपरेशन में हैं, चाहे नीट में ड्रॉपर हैं या बोर्ड के जो कैंडिडेट्स हैं, सबको शेयर करिए, ठीक। खुद लाभ लीजिए, दूसरों को भी लाभ दिलाइए। थैंक यू सो मच।